नमस्कार, पीएमसी हिंदी के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रंजन आज आपके सामने लेकर आया हूं ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के मद्देनजर ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड टॉक दो एक्सपर्ट के साथ। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुमन, सीनियर पीडियाट्रिशियन एट हिंदुरा हॉस्पिटल, और डॉक्टर किरण, फैमिली फिजिशियन प्रैक्टिसिंग गायनी एट साउथ दिल्ली। आज हम इन दोनों के साथ जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। वेलकम मैम। तो मैम सबसे पहले हम इन जनरल बातें, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? बहुत अच्छा प्रश्न है रंजन जी, और इस हफ्ते में आपने ये उठाया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें ये वाली अवेयरनेस हर एक तक पहुंचानी चाहिए कि माँ का दूध ही सबसे उत्तम आहार है छोटे बच्चे के लिए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ, नरिशमेंट के लिए, उसकी फिजिकल, इमोशनल फ्यूचर के गेटअप के लिए ये सब बहुत ही ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग ही हम 6 मंथ्स तक प्रमोट करते हैं, और दिस इज़ अ कंप्लीट मील फॉर द बेबी। उसके अलावा बेबी को कुछ भी नहीं चाहिए। 6 महीने तक 6 महीने तक बेबी के लिए और कुछ भी ज़रूरी नहीं है। नॉट इवन वाटर, नो विटामिन ड्रॉप्स, एक्चुअली नहीं। इवन वो माँ के लिए एज कॉन्ट्रासेप्टिव भी वो बिल्कुल अच्छा बेस्ट मेथड माना जाता है, अगर वो कंप्लीटली लैक्टेटिंग उसको पूरा आहार वो 6 महीने तक देते रहे तो बहुत इम्पोर्टेंट। तो ब्रेस्ट फीडिंग से क्या माँ को ही फायदा होता है? ये म्यूचुअल है, बेबी के लिए, माँ के लिए, दोनों के लिए ही ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा है। माँ के लिए ही देखूं तो आप जैसे ही फर्स्ट आवर में बेबी को फर्स्ट फीड देते हैं, एक इतना अच्छा बॉन्डिंग शुरू होता है। जो एक नई माँ बनी है, वो अभी माँ बनी है, वो माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग पैदा हुई है, वो उसके जो फर्स्ट आवर में ही हम ब्रेस्ट फीड देना शुरू करते हैं, तो वो बहुत अच्छा, तो दोनों के बीच में एक हमेशा के लिए जो बॉन्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन से साइज नॉर्मल आना शुरू हो जाती है जैसे ही वो फीड करेगी। बेबी जैसे ही निपल को सक करेगा, मदर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, उस वक़्त इतना हाई होते हैं कि ये उसके पोस्टपार्टम की जो फेज़ है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ब्लीडिंग होना बंद हो गया जल्दी, और ये सब माँ के लिए, आगे के लिए भी वेट लॉस, आगे और आगे का हम देखें लॉन्ग टर्म तो उसको बहुत प्रोटेक्शन है। डायबिटीज़, ओबेसिटी, रूमेटिक आर्थराइटिस और हाइपरटेंसिव, कार्डियोवैस्कुलर एपिसोड्स, इन सब से उसको प्रोटेक्शन मिलती है इन हार्मोन्स की वजह से। मतलब माँ अगर ब्रेस्ट फीड कराए तो उससे उनका हेल्थ अच्छा रह सकता है। माँ का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है अगर वो बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएगी तो। सुमन मैम, आप ये बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग से एक बच्चे को क्या क्या बेनिफिट होते हैं? जैसे अभी डॉक्टर किरण ने बताया कि माँ के साथ साथ बच्चे को भी बहुत फ़ायदे होते हैं। दरअसल किसी भी मिल्क के अंदर जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है, तो इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो इतना होता है कि जिससे कि बच्चे की किडनी पे कोई गलत इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोटीन वाला फीड देते हैं तो उससे बच्चे की किडनियाँ, क्योंकि पूरी तरह से बनी नहीं होती, बिल्कुल न्यू बॉर्न है। और दूसरा, इसके अंदर हमारे कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और बल्कि दिमाग के साथ साथ उसकी आइज़ के लिए भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा जैसे आप जानते ही होंगे, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे इसमें टॉरिन और सिस्टीन होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उससे बच्चे का IQ देखा गया है कि बहुत अच्छा डेवलप होता है, जो एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे रखते हैं तब तो। और इसके बाद IQ जब ज़्यादा होगा, ये तो एक्यूट वाली चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्रॉनिकली अगर हम दूसरे फीड पे रखते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सर्वोत्तम आहार, जैसे अभी डॉक्टर किरण ने बताया, माँ के दूध से बढ़कर कुछ है ही नहीं। ये तो एक वरदान है, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार। सर्वोत्तम आहार है। तो माँ के दूध की क्वालिटी को
बेहतर रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जो आहार माँ लेती है, जो भी वो खाती है, वही उसके मिल्क में एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसके आहार पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जितनी नॉर्मल एक किसी भी फीमेल की डाइट होती है, लैक्टेशन के टाइम उसको उसका 1.5 या 2 गुना तक डाइट लेना चाहिए। और जैसे सुमन जी ने बताया कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक ऑप्टिमम मात्रा में होने चाहिए, जिससे कि उसकी मिल्क की क्वालिटी अच्छी रहे। उसके अलावा वो मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स जो हैं, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, दालें, रिच डाइट लेगी जितना, उतना ही दूध की क्वालिटी अच्छी होगी उसकी। बेबी के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब कुछ जो माँ के दूध में होता है उसकी ग्रोथ के लिए वो सफिशिएंट है बिल्कुल। और इसके अलावा वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, वो किस समय पे किस स्थिति में बैठ के दे रही है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी वो फीड करे वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, रिलैक्स्ड वे में दे, उसी से उसके दूध की क्वालिटी और बेहतर होती है। किसी भी टेंशन में नहीं होना चाहिए, ये वो दोनों के लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है। बेबी दूध पीते पीते सो जाता है, क्योंकि उसका पेट जब भर जाता है तो वो अपने आप दूध छोड़ देगा और वो सो जाएगा। इसका मतलब होता है कि उसका पेट भर गया और वो पीसफुल है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। माँ के लिए भी ये बहुत ही कंफर्टिंग होता है, बहुत पीसफुल होता है, बहुत प्लेजरेबल होता है माँ के लिए जब वो दूध पिलाती है हर बार। सुमन मैम, फॉर द ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ मदर मिल्क, माँ के इमोशंस का या माँ के जीवन स्तर का महत्व होना चाहिए। बिल्कुल, माँ, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखो किसी भी बच्चे को या किसी को भी हम हेल्दी कब कहते हैं? जब वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और सोशली सब चीज़ों में जब वो स्वस्थ होता है। तो जब माँ के इमोशंस बहुत अच्छे होंगे और उस इमोशंस के साथ जब वो अपने बच्चे को फीड देगी, तो वो हमारे इमोशंस माँ के बच्चे में भी जाएंगे। तभी तो बच्चा इमोशनली भी स्ट्रांग होगा। ये तो WHO की डेफिनेशन में ही है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि इस वक्त हमें इमोशन का फैक्टर सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि फिजिकली ग्रोथ जो बच्चा दूध ले रहा है, फिजिकली तो उसका डेवलपमेंट हो ही रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, मेंटल भी और फिजिकली भी। इसके अलावा मेंटली, क्योंकि उसमें असेंशियली फैटी एसिड्स हैं एज वेल एज असेंशियल अमीन्स हैं। इसके अलावा इमोशनली, जब माँ खुद इमोशनली स्ट्रांग होगी तो अपने आप बच्चा भी इमोशनली स्ट्रांग होगा, और जब ये सब चीज़ें होंगी तो बड़ा होके वो सोशली भी एक्टिव होगा। तो इमोशंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इमोशनली हेल्दी रखने के लिए माँ को किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो एनवायरनमेंट पहली बात, दूसरी बात माँ की अपनी मनोस्थिति कि उसकी खुद की क्या है, तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एनवायरनमेंट या वातावरण है, तो वातावरण किस चीज़ से बनता है? हमारे आसपास जो लिविंग बीइंग्स हैं, इसके अलावा जो नॉन लिविंग वस्तुएं भी हैं। आपको मालूम है डॉक्टर रंजन, हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी दूसरे पे इफेक्ट डालती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, तो मैम की अपनी फ्रीक्वेंसी है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, और कुछ चीज़ें यहाँ और हैं, उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फिर भी हम एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो वातावरण हम जितना खूबसूरत बनाएंगे, जितना अच्छा पॉजिटिव बनाएंगे, उतना ही माँ को रिलैक्स फील होगा, और साथ में जो आसपास उनके लोग होंगे, जितना उनकी मनोस्थिति अच्छी होगी माँ को फीड कराने के समय, उतनी माँ की अच्छी होगी, और इन सब का इफेक्ट उस छोटे बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर मेडिटेशन का भी रोल फिर आएगा? मेडिटेशन का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मेडिटेशन तो आप ये देखिए ना, जब मिल्क होता है तो उसमें 2 रिफ्लेक्सेस होते हैं, जिससे एक तो मिल्क फॉर्मेशन होना, बनना, और दूसरा मिल्क बन तो गया, लेकिन अगर वो निकलेगा नहीं, इजेक्ट नहीं होगा, तो उस मिल्क का कोई रोल नहीं रहा। तो इस दोनों में हमारे अलग अलग हार्मोन कार्य करते हैं। जब मिल्क फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त प्रोलैक्टिन का रोल है, और जब इजेक्शन होता है तो उस वक्त ऑक्सीटोसिन का रोल है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स होता है ना, इस पे मेडिटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा।
क्योंकि मदर अगर बिल्कुल रिलैक्स फ्री होती है, स्ट्रेस नहीं होता, तो कई बार ऐसे हमने देखे हैं कि मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन वो इजेक्शन प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि टेंशन में है और वो परेशान होती है कि मिल्क है, तो उसको बहुत रिलैक्स्ड होना पड़ेगा। तो इसमें मेडिटेशन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, क्योंकि मेडिटेशन से जब हम ये कर पाएंगे तब हम बच्चे में बहुत अच्छे से उसको विकास कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन को तो लव हार्मोन और बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन, आप देखिए जब मेडिटेशन होगा, मदर की खुद की मनोस्थिति बहुत खूबसूरत है और उससे जब वो अपने बच्चे को फीड करेगी तो उसका टच भी बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो इमोशनल बॉन्डिंग का जो मैंने बताया, जो आगे जाके, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसका रिलेशन सिर्फ इमोशनल बॉन्डिंग से है, तो हमें उसके इमोशंस पे तो ध्यान देना ही है। बल्कि मैं तो कहूँगी डॉक्टर अंजन, मेडिटेशन के अलावा माँ जब उसको फीड देती है तो और उसे बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी सोच भी जो है ना, उसका असर भी उस बच्चे पे पड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि हर वाइब्रेशन का असर दूसरे पे पड़ता है, तो उसको पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बुक्स, पॉजिटिव बातें उसको ऐसे ड्यूरेशन में जब तक वो फीड देती है, जितने समय तक, उतना ही बच्चे का विकास होगा। मतलब स्पिरिचुअल माहौल बनाकर हो। बिल्कुल बिल्कुल। स्पिरिचुअल म्यूजिक उसे में सुन सकते हैं। बिल्कुल। देखिए आपने देखा है ना, कहीं पर आप लाइट म्यूजिक, बांसुरी की आवाज़ सुनिए, तो हम तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े होके जब हम ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ अच्छी सी बांसुरी बज रही हो, हम खुद ही कितने शांत हो जाते हैं। जबकि हम तो इस लौकिक दुनिया में हैं, और वो बच्चा जो बिल्कुल प्योर सोल है, जिसको भी अच्छा बुरा कुछ पता ही नहीं है, महसूस वो भी कर सकता है, क्योंकि वो अपना सोल कॉन्शियस होता है अभी। तो जब सोल कॉन्शियस होते हैं तो वाइब्रेशन को जल्दी से ग्रेस्प करता है। तो इसीलिए जो आसपास का माहौल है, म्यूज़िक हो, मेडिटेशन हो, या सॉफ्ट म्यूज़िक, नॉट वेरी हार्ड, है ना। आपने देखा होगा बच्चे एकदम से रोने लग जाते हैं अगर थोड़ा तेज म्यूज़िक बजा हो, क्योंकि वो शांति, वो अपने आत्मिक स्वरूप में है। वो भी आत्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, आत्मिक स्वरूप में होना। छोटे बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट में ही रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो ये ना सोचने का पैटर्न, वेव पैटर्न, अभी वो लौकिक दुनिया से उनका एक्सपोजर नहीं हुआ, लेकिन एक बीइंग वाली स्टेज में तो है ना। ध्यान सबके लिए महत्वपूर्ण है, और जो माँ फीड करा रही है उनके लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक नया जीवन जो विकसित हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है अपने दूध के माध्यम से। और बॉन्डिंग का महत्व है, तो जो बॉन्डिंग है, किरण मैम, बॉन्डिंग से मेरे मन में सवाल आया, तो क्या जो माँ है उसके बच्चे के पिता से, अपने पार्टनर से, या परिवार में दूसरों मेंबर से जो बॉन्डिंग है, क्या उसका भी प्रभाव दूध की क्वालिटी पर पड़ता है? बिल्कुल 100% ये बात सच है डॉक्टर रंजन। मैं कहूँगी कि जो आप ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे थे, वो एक हैप्पी हार्मोन है। उसको हैप्पी हार्मोन भी, आपने लव हार्मोन बोला, मैं बोल रही हूँ वो हैप्पी हार्मोन है। तो जैसे ही बेबी को फीड करते हैं, वो हार्मोन इतना अच्छे से आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है कि, और इतने सारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे। अगर माँ पीसफुल नहीं होगी दूध पिलाने के टाइम, तो वो उतना हार्मोन नहीं बॉडी में जनरेट होगा, तो उतना मिल्क नहीं बनेगा। मिल्क बनता है 24/7, वो एक मिल्क फैक्ट्री है, आप समझिए उसको। वहाँ हर वक्त दूध बन रहा है। तो पर क्वांटिटी, क्वालिटी कैन वेरी विद न्यूट्रिशन, टाइम ऑफ द डे, फैट कंटेंट की मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। तो कितने सारे फैक्टर्स हैं जो मिल्क की क्वांटिटी, क्वालिटी, वॉल्यूम को इफ़ेक्ट करेंगे। तो हमेशा माँ को एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए अपने पार्टनर के साथ, अपने, उसको इस वक्त फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए छोटा बच्चा जब एक घर में होता है तो 2 जने भी लगता है कम पड़ रहे हैं, उसको पूरा अटेंशन देना चाहिए। तो हस्बैंड की तो बहुत सपोर्ट चाहिए उस वक्त। ज़्यादातर तो एक और किसी को बुलाया जाता है ऐसे टाइम में, फैमिली मेंबर को, जो बच्चे को ध्यान और प्यार उतना दे सके।
है ना, ज़्यादातर वो दोनों के पेरेंट्स में से, माँ में से ही कोई ना कोई आता है। तो पार्टनर तो सबसे ज़्यादा उसका रोल है। अगर पार्टनर इतना भी करेगा ना कि उसको उस वक्त एक गिलास पानी ला देगा, उसको एक तकिया लगाना इस तरफ लगा देगा, बेबी को पकड़ा देगा, 2 मिनट पकड़ लेगा जब उसको जाना है, अगर वॉशरूम जाना है या बेबी रो रहा है तो थोड़ी देर बच्चे को पार्टनर संभाल ले, तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है। क्योंकि हस्बैंड और इससे ज़्यादा जितना कर सकते हैं वो बेस्ट अपना करें, तभी वो बॉन्डिंग बच्चे के पापा के साथ भी, फादर के साथ भी तो बॉन्डिंग चाहिए, वो भी तभी डेवलप होगी जब वो भी अपना एक वो रोल अदा करेंगे। और पार्टनर को, वाइफ को कितनी हेल्प होगी इस चीज़ से, वो तो एक समझने वाली बात है। आपको मालूम है डॉक्टर रंजन, अभी मैडम ने पार्टनर के बारे में बताया, ये लव का इतना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अभी आपको पता होगा कि रशिया में और इधर हमारा यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ एक अभी एक्सपेरिमेंट हुआ था, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में था। उसमें उन्होंने क्या किया कि 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, एक टेस्ट ट्यूब दोनों पे पानी रखा था और उसके अंदर पानी रखकर एक के ऊपर लिखा लव और एक के ऊपर लिखा हेट, और एक को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जो बहुत ही सूदिंग और अच्छा एनवायरनमेंट था, और दूसरे को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहाँ लड़ाई झगड़े होती रहती थी। एंड जब उन्होंने उसको लेकर उसकी ड्रॉप माइक्रोस्कोप में देखी ना, तो जैसे मैम रंगोली नहीं होती है, ऐसी वो रंगोली की तरह पैटर्न था। हाँ, ब्यूटीफुल, पॉजिटिव थिंकिंग वाले का, लव का में दिखता है ना। और दूसरा वो बिल्कुल हैफेजर्ड सा था। तो इतना रोल है लव का। मसारू इमोटो का ये एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हील डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने हाँ जी, हाँ में भी जी, दिखाते हैं ये। बिल्कुल। तो आप ये देखिए ना, हस्बैंड अगर उसको लव देगा, प्यार देगा, और मैंने इसको इस चीज़ से कोरिलेट किया। आप देखिए अर्थ पे कितना वाटर है, 70 to 80%, इतना ही वाटर हमारी बॉडी में है। और ख़ास तौर से हम जब ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा 4 मिल्क होता है और एक हाइंड मिल्क होता है। तो 4 मिल्क में तो आप समझिए पानी ही है ज़्यादातर, है ना, और अपना बाकी कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन पीछे वाले मिल्क में फैटी एसिड्स होते हैं। अब जब बाहर के पानी पे प्यार का इतना इफेक्ट हो सकता है, तो आप सोचिए उस प्यार का जो हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है और जो उस मिल्क में वाटर है, उस पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और फिर वही जब हम बच्चे को पिला रहे हैं, है ना, ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। तो पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो माँ हमेशा सकारात्मक भाव में रहे, बिल्कुल बिल्कुल, खुद से भी, भीतर से भी, बिल्कुल, और परिवारों के सपोर्ट से भी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैम आप बता रही थी कि आपने अपने हॉस्पिटल में मदर्स को मेडिटेशन सिखाया है, कुछ आपके पास केस स्टडी भी है? हाँ, कुछ केस स्टडी है एक्चुअली। वही मदर की मनोस्थिति, इस पे मैं कुछ वर्क कर रही हूँ आजकल, क्योंकि बहुत हमारे पास आते हैं। और मैं जिस यूनिट को देख रही हूँ उसमें हम प्री टर्म, मैं नियोनेट्स को देख रही हूँ, जैसे अप टू 1 मंथ तक के बच्चे। तो मेरे पास 1 किलो का बच्चा भी होता है, 2 किलो का भी होता है, 2.5 और 3 किलो का भी होता है, कुछ वेंटिलेटर पे भी होते हैं। तो ऐसे में ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उस बच्चे को मदर फीड दें। और वो मदर क्योंकि पी तो सकता नहीं जब बच्चा जब ठीक नहीं है, तो ऐसे में उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, जब वो पहला रिफ्लेक्स ही डेवलप नहीं हुआ तो वो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन रिलीज़ नहीं होगा, तो मदर को मिल्क आने में प्रॉब्लम भी होती है। पर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि देना भी हमें मदर फीड ही है। तो उस वक़्त मैं, कुछ अपने पेशेंट्स हैं जिनको कुछ टैबलेट्स भी दी जाती हैं जिससे मिल्क प्रोटेक्शन हो, साथ में जो बच्चे की स्टेज थोड़ी ठीक होती है उसको हम सकिंग भी कराते हैं, चाहे वो बिल्कुल खाली हो, उसमें मिल्क ना आए तो भी करवाते हैं। और साथ में मैं उनको मेडिटेशन सिखा के, क्योंकि मेडिटेशन का जो मैं चाहती हूँ, माँ बिल्कुल कूल हो जाए, और कूल हो के जब वो इसको एक्सेप्ट करे कि कितना कुदरत का कितना खूबसूरत वरदान है कि आज एक मैं बच्चे की माँ बनी हूँ, तो उसकी पालना भी तो मुझे ही करनी है ना। तो मैं मेडिटेशन को उनको यूज़ करवा रही हूँ। और हमारे यहाँ पर हिंदूराव में बहुत सुंदर हमारे जो ब्रेस्ट फीडिंग जो रूम्स बने हुए हैं, और उस रूम्स में 2 जैसे बेड हैं जिससे मदर बिल्कुल कंफर्टेबल हो, क्योंकि कई बार फैमिली से सपोर्ट नहीं होता, तो इसलिए हम ऐसे रूम बना रहे हैं, कम से कम वहाँ आके उनको सपोर्ट हो। और बिल्कुल वहाँ पे मैं उनको मेडिटेशन सिखाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे वो रिलैक्स्ड हों और बच्चे को रिलैक्स्ड होकर मिल्क दे सकें। और अभी मैं डॉक्टर रंजन एक चीज़ और करने जा रही हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूँगी। जैसे बांसुरी की धुन नहीं होती,
ऐसी बहुत सुंदर सुंदर बिल्कुल लाइट टोन। मैं सोच रही हूँ मैं उस रूम में कुछ अरेंजमेंट करूँ, क्या बात, जिससे कि मदर भी उससे सुनकर रिलैक्स्ड हो जाए, और जो मदर जब फीड एक्सप्रेस कर रही हो, क्योंकि उसमें भी उसके वाइब्रेशंस आएंगे, और या जो थोड़े ठीक बच्चे हैं जिनको वो फीड दे रही है, तो बच्चे भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं उसको शुरू कर रही हूँ। बहुत यहाँ अच्छा। पे मैं एक एनर्जी मेडिसिन का मैं एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करता हूँ। तो अगर कोई ऐसी मदर है जिनको लैक्टेशन कम हो रहा हो, तो हमारे लिटिल फिंगर के नेल के बेस पे एक पॉइंट होता है SI1 एक्यूपंक्चर पॉइंट। अच्छा। उसको जब हम सिडेट करते हैं, सिडेट करने के लिए हम लगातार उसे दबाए रखते हैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए। और बाद में हम यहाँ पे रेड कलर लगा सकते हैं दोनों ही हाथ में बाहर की तरफ। ओके। तो ये जो अमाउंट ऑफ मिल्क है उसको क्वांटिटी को बढ़ा देता है। चलिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मैं तो ऐसी चीज़ें ढूंढ रही हूँ जिससे ये मदर के साथ बच्चों का भी फ़ायदा कर सकूँ, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और डॉक्टर सुमन, यहाँ मैं एक और पॉइंट उठाना चाह रही हूँ कि जितने कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं या जितने भी कॉमर्शियल, इवन दे प्रमोट आजकल, जो उनका माँ का तो राइट है कि वो बेबी को फीड ब्रेस्ट फीड बिल्कुल करे, बिल्कुल। तो उन्होंने भी एक सेपरेट रूम स्थापित किया है सब कॉर्पोरेट्स में। क्योंकि मैं एज विजिटिंग डॉक्टर जाती हूँ तो मैंने देखा है खुद ये कि जो माएँ ज्वाइन करती हैं ड्यूटी, पर उसके बाद भी उनको अपना फीड तो देना है, तो वो वहाँ रखते हैं और उनको रेगुलर इंटरवल्स पे फीड बहुत ज़रूरी है। जितना हम ब्रेस्ट फीडिंग की वैल्यू समझेंगे और बच्चों को दे पाएंगे, तभी तो हमारा नेशन भी इतना स्ट्रांग होगा। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया जो स्टार्ट हुआ है, और अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब जगह होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग तो हर एक बच्चे का राइट है, और इसी से भविष्य के जनरेशन का निर्माण हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हर जगह पर ब्रेस्ट फीडिंग का अवेयरनेस होना, और उसको प्रायोरिटी बेसिस देना, उसको उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट देना। अब मैं चलता हूँ मिथ रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। क्या कोई ऐसी समाज में धारणाएं हैं जो कुछ लोगों के पास होती हैं, और लेकिन नॉलेज की जरूरत है कि ये बात सही नहीं होती? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि एक औरत ये समझती है कि उसका फिगर खराब हो जाएगा, इसलिए उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बल्कि ऑन द कॉन्ट्रारी, ब्रेस्ट फीडिंग करने से उसका इतना फास्ट वेट लॉस होता है, क्योंकि वो आप जब फीड कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी क्या हर सेल का फैट तो यूटिलाइज हो रहा है। इवन आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके लिए आप कैलोरीज यूज़ कर रहे हो, और जो मिल्क का कंटेंट है उसमें आपके सब बॉडी के जा रहे हैं प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो बहुत अच्छा वेट लॉस का बेस्ट मेथड है। बल्कि अगर वो पूरा 6 महीने टोटली ब्रेस्ट फीड करती है तो बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप मोर देन रिक्वायर्ड कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं। नेचुरली वो उतना एक्स्ट्रा जितना होगा वो फैट डिपॉजिट हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बार कि वो पहले इतनी पतली लड़की थी, एकदम बेबी होने के बाद इतनी मोटी दिख रही है। तो उसका रीज़न यही है कि ये चीज़ अवेयरनेस होनी चाहिए, समझ होना पड़ेगी कि उतना ही कंज्यूम करना है जितना कि आपके डेली की एक्टिविटी और मिल्क के लिए सफिशिएंट हो। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो तो डिपॉजिट होगा ही होगा। बाद में बटक्स में, थाइज में जाके वो सारा फैट जो डिपॉजिट हो जाता है वो सही नहीं है, वो ओबेसिटी या ओवरवेट की तरफ चला जाता है, जो कि गलत है बिल्कुल। और आफ्टर द डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? हमारी कोशिश यही होती है कि फर्स्ट आवर में, विद इन 1 आवर बेबी को एक बारी ज़रूर ब्रेस्ट से लगाना चाहिए, क्योंकि जो सकलिंग रिफ्लेक्स होती है, सकल करने से ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट होता है। पहले से ही ब्रेस्ट तो प्रिपेयर कर रही होती है, जैसे ही कंसेप्शन होती है, जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, तभी वो ब्रेस्ट प्रिपरेशन होने लग जाती है, ब्रेस्ट्स में चेंजेस आने लग जाती हैं। कईयों का थोड़ा डिस्चार्ज भी स्टार्टिंग में आने लग जाता है और वो बहुत टेंस होके आती हैं कि अब निकल रहा है, क्या निकल रहा है। तो उनको थोड़ा पैसिफाई करते हैं हम कि ये नॉर्मल है, कि हार्मोन्स बॉडी में जो बन रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, तो ब्रेस्ट भी प्रिपेयर कर रही है। तो जैसे ही पर फर्स्ट आवर में हम कोशिश करते हैं
बेबी को ज़रूर एक बारी सकल करने के लिए लगाएं, ताकि वो लेट डाउन जो रिस्पॉन्स है, जो मिल्क आना शुरू होता है, वो उसी से आना शुरू होता है। बट कई मेडिकल कंडीशंस हैं, सिजेरियन हुआ है या कोई और कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें एकदम आप नहीं मदर का साथ बेबी को ले सकते, तो थोड़ा सा और डिले हो सकता है। ऐसा ये मिथ है कि अगर फर्स्ट आवर में नहीं दिया तो मिल्क नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो शुरू का जो मिल्क होता है ना, शुरू में एक्चुअली कोलेस्ट्रम आता है, कोलेस्ट्रॉल वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। इम्यूनिटी के लिए खास इम्यूनिटी, उसमें एंटी इन्फेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, विटामिन ए का बहुत ज़्यादा रोल है। और आपको मालूम है ये जो कोलेस्ट्रम है, उसकी वजह से अगर बच्चे के अंदर एक्चुअली वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे कि जॉन्डिस होने के चांसेस भी कम होते हैं। अच्छा, तो ये तो कोलेस्ट्रम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जैसे अभी मैम ने बताया, हाँ, हम लोगों ने एक स्टैम्प बनवाई हुई है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ डिलीवरीज बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मल डिलीवरी हम विद इन हाफ एन आवर ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, और सिजेरियन भी हम कोशिश करते हैं विद इन 1 आवर, या जैसे वो होश में है एक बार उसको साइड में लिटा के सकिंग स्टार्ट करवा दें, सकलिंग जैसे ही शुरू हो। तो हमने स्टैम्प बनाई है, जैसे हम उसको डिलीवरी होती है और हम बेबी को उस मदर के पास देते हैं फीड के लिए, तभी हम लिख के उसमें टाइम लिखा होता है कि टाइम ऑफ डिलीवरी एंड द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, जिससे कि हम हर एक के ऊपर एक नज़र रख सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। तो आफ्टर डिलीवरी बाद में जब घर पे ब्रेस्ट फीडिंग हो रहे, तो एक दिन में जनरली कितनी बार ब्रेस्ट फीड कराना होता है? एक्चुअली देखिए, शुरू में जो 2-3 दिन बच्चे की जो डिमांड होती है वो कम होती है, और 3rd डे से डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। तो शुरू में तो जो कोलेस्ट्रम आ रहा है तो वही बच्चे को देना है, और हमें ऐसा नहीं है कि घड़ी में टाइम लगाकर कि 2 घंटे या 3 घंटे पे लेना है। बच्चा हमारे लिए बेस्ट होता है व्हेन एवर डिमांड्स। तो जब भी बच्चा क्राई करता है तो तभी बच्चे को फीड देना होता है। और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, फीड हमारे यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसी मदर्स आई जो फीड दे रही हैं तो भी बच्चा ग्रो नहीं कर रहा। तो एक बच्चे को मैंने काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी कि फीड भी चल रहा है, नॉर्मल भी ले रहा है, फिर भी बच्चा ग्रो क्यों नहीं कर रहा। मैंने एग्जामिन किया, बच्चे को कोई बीमारी भी नहीं थी। जब मैंने उससे पूरा पूछा तब पता चला कि वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 4 मिल्क और हाइंड मिल्क, कि 4 मिल्क में तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और हाइंड मिल्क में फैट होता है। तो हमें ये ज़रूर समझाना है उनको कि एक बार की फीड में एक बार की ब्रेस्ट से पूरा फीड ले, जिससे कि वाटर कंटेंट भी आए, है ना, सेटिस्फेक्शन उसको होगा। लेकिन बाद में वेट बढ़ने के लिए तो हाइंड मिल्क चाहिए। तो ऑल्टरनेटिवली व्हेनेवर डिमांड, जब बच्चा रोता है, एक बार में एक तरफ के ब्रेस्ट से ही दूध पिलाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, ताकि वो फैट कंटेंट भी उसके अंदर जा सके। कई बार कुछ वर्किंग मदर्स को प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑल्टरनेट होते हैं, पर देना ब्रेस्ट फीड है। और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही चाहिए, कोई भी सप्लीमेंट नहीं। एक सप्लीमेंट के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, शुरू के 6 मंथ तक तो ओनली एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन हमें विटामिन डी को सप्लीमेंट करना पड़ता है, कभी कभी या हमेशा? नहीं, हमेशा। और अब तो ये बुक्स में भी आ गया, और हमने स्टडी भी किया है कि अप टू 1 ईयर ऑफ एज, है ना, और उसका एक नॉर्मल वो होता है कि हमें कितना देना है। और अगर प्री टर्म डिलीवरी होती है तो हमें विटामिन डी बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो बाद में जाके बच्चे को वो प्रॉब्लम, जैसे छोटे बच्चों में ऑस्टियोपिनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इसका मतलब होता है उसकी बोन्स वीक हो जाती हैं। तो हमें हर बच्चे को, क्योंकि मदर फीड के अंदर जो है उसके अंदर विटामिन डी नहीं होता, तो इसलिए हमें विटामिन डी और बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें विटामिन डी ऐड करना पड़ता है। 6 मंथ तक ओनली एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, और 6 मंथ से 1 ईयर तक का जब बच्चा आता है तब तक हमें ब्रेस्ट फीडिंग तो देना ही है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करने होते हैं। और आप ये समझ लीजिए, जब 1 ईयर का बच्चा होगा तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं, 3 मेजर मिल्क एंड 2 माइनर मिल्क, माइनर फीड, मतलब मेजर मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और माइनर मतलब 2, एक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में और दूसरा लंच और डिनर के बीच में। तो एक मेजर स्नैक्स होते हैं जिसमें वो फीड लेगा, मतलब सप्लीमेंट्री चीज़ें लेगा, और माइनर में हमें फिर छोटी चीज़ें देनी होती हैं। तो धीरे धीरे बढ़ाकर अप टू 1 ईयर की एज में उसकी पूरी थाली लग जानी चाहिए, चाहे हम लोग मैश करके अपने हिसाब से खिलाएं, पर पूरी थाली होनी चाहिए। मिस्ट बनाना हुआ, नहीं, वो धीरे धीरे, दालें, हाँ, जैसे दाल 6 मंथ का पानी नहीं, अच्छा, क्योंकि पानी नहीं, हमें जो दाल होती है उसको अच्छे से पीस कर वो देना है बच्चे को।
और 1 ईयर के बाद अगर हमें ब्रेस्ट फीडिंग देना भी है तो मैक्सिमम हम 2 ईयर्स तक अलोंग विद दैट सप्लीमेंट्स, उसके बाद नहीं देना चाहिए। मैं यहाँ पे अब बीच में कुछ इंटरप्ट कर रही हूँ कि जो हम पहले बात कर रहे थे एंजाइटी और स्ट्रेस की, उसकी वजह से कई बारी प्री मेच्योर डिलीवरी और अंडरवेट बेबीज़ होते हैं, उनको लैक्टेशन की बहुत, ब्रेस्ट मिल्क की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर वो सक्कल नहीं कर सकते। तो वो जो इन्होंने बताया था कि एक्सप्रेस करके देना, उनको थोड़ा टाइम लगता है डेवलप करने को सक्लिंग। वैसे तो नेचुरल होता है सक्लिंग, बेबी इज़ रेडी, बेबी पहले से ही अंदर आपके गर्भ में ही कई कुछ सीख जाता है। एग्जाम्पल था आपका अभिमन्यु का, जो कि उन्होंने सब दुनिया जानती है कि शुरू से ही पहले ही गर्भ में ही सीख लिया। इस तरह से बच्चा गर्भ में ही कई कुछ सीख रहा होता है। कहते हैं कि माँ रो रही है या हंस रही है तो वो बेबी समझता है वो रो रहा है या हंस रहा है, तो उसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। पर माँ जैसे ही कोई प्रेगनेंसी कंसेप्शन होती है तो कई बार लेडीज़ बहुत ज़्यादा एंक्शियस और स्ट्रेस ले लेती हैं कि क्या होगा आगे, एक अननोन सा फियर होता है उनके आगे कि आगे क्या होगा, कैसे बच्चा होगा, दर्द होगा, कैसे मैं पालूंगी बच्चे को, ऑफिस भी है, तो कई तरह के डर आते हैं। तो वो जो इन्होंने कहा मेडिटेशन से उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लर्निंग कराएं और सूदिंग कराएं, लेकिन कईयों का नहीं कंट्रोल अगर होता तो उनको ज़रूर मेडिकेशन भी देना पड़ती है। और कई बारी तो डिलीवरी के बाद भी आपने देखा है स्ट्रेस या डिप्रेशन में कई लड़कियां चली जाती हैं, तो वो सब भी देखना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हमें मेडिकेशंस पे डालना पड़ता है उनको, ताकि उनको प्री एक्लेम्पसिया ना हो डिलीवरी से के टाइम पे। तो ये सब बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बेबी प्री मेच्योर डिलीवरी और अंडरवेट बेबीज़ नहीं तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं, 2.5 किलो 3 किलो के नॉर्मल वेट के बेबी होते हैं, एवरेज मोर देन 2.5 इज अ नॉर्मल। लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे 1 किलो के बच्चे भी आते हैं, बिल्कुल छोटे उनको, तो उनको कई बार हमें ट्यूब से, लेकिन मदर मिल्क ही देना होता है, और बहुत जल्दी ग्रो करते हो मदर मिल्क से। अब जैसे कई बार नहीं आता और ऊपर से जो आर्टिफिशियल फीड देते हैं तो उनमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस, एक तो वैसे ही पूरे उसके ऑर्गन्स पूरे बने नहीं हैं, ऊपर से हम आर्टिफिशियल मिल्क दे रहे हैं, तो मदर मिल्क इज बेटर, मदर मिल्क इज ऑलवेज बेटर, इट इज़ द बेस्ट थिंग, अमृत है आप समझिए बच्चे के लिए। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं रोज़, और ये चीज़ तो मेरा मतलब बहुत फेवरेट टॉपिक है कि मैं उनसे पूछती हूँ ऊपर का दूध क्यों दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, पानी मिलाते हो ना? बहुत लोग पानी मिलाते हैं, कहते हैं नहीं, हमारे को सब कहते हैं ना ये गाढ़ा होता है तो ये बच्चे को नुकसान करेगा। एक तो आप बाहर का दे रहे हो, पहली गलती, ऊपर से पानी मिला रहे हो, दूसरी गलती। तो मेरा फेवरेट डायलॉग है, दूध क्यों मिलाते हो, पानी पिला दिया करो बच्चे को, इसी से बड़ा कर लो। फिर वो हमारे पास आते हैं ना एडमिट होने, हाँ, फिर तो वो आप बहुत, कह रहे हैं। फिर उनको समझाती हूँ कि ऐसे करो, नहीं माँ का दूध किसी वजह से है तो पूरा तो दो उसको, काऊ मिल्क पूरा ही दो, मलाई हटा दो, फैट कंटेंट मत दो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी पूरा दो। ये तो बहुत समझाना पड़ता है कईयों को। मतलब एजुकेटेड क्लास इज़ डिफरेंट, वो तो खुद ही गूगल करके भी कई कुछ सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है ना, उसमें कई तरह के अभी भी ऐसे ब्लंडर्स होते हैं। एजुकेटेड क्लास में भी मैम मेडिकल नॉलेज जो भी है, ऑफ कोर्स जो स्पेसिफिक नॉलेज है वो तो उनकी अभी तो भी हाफ बहुत नॉलेज ही जो है ना वही डेंजरस है उनके लिए। एजुकेटेड जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो भी कई बार इस चीज़ के लिए वो नहीं डिनाई करती हैं, तो उनको भी मैं समझाती हूँ कि चाहे कोई तरीका ढूंढो, लेकिन देना तो हमें मदर फीड ही है, ज़रूरी तो वही है, वही बेस्ट है। मतलब किसी भी कारणवश ब्रेस्ट फीडिंग को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, कैंसिल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अब जैसे वर्किंग मदर हैं, अगर उनको ड्यूटी ज़रूरी ज्वाइन करनी है और मदर का मिल्क नहीं दे सकते, तो उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, उसको एक्सप्रेस करो मिल्क को, और नॉर्मल जो मिल्क होता है हम 8 घंटे तक रख सकते हैं, माँ का मिल्क, और अगर हम फ्रीज में रखते हैं तो हम 24 आवर्स रखते हैं। अच्छा, 24 आवर्स तक, लेकिन उसको बाहर निकाल के गर्म नहीं करना होता, उसको निकाल के छोड़ देना होता है नॉर्मल एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो उसका टेम्परेचर होगा फिर बच्चे को देना होता है।
तो बहुत सारे तरीके हैं। जो कोविड टाइम में प्रेगनेंसीज हुई और डिलीवरीज हुई, उन बच्चों को तो माँ का पूरा टेंशन मिला, और माएँ वर्क फ्रॉम होम कर रही थी जो, तो बच्चों के लिए तो बून था वो। खैर उन बच्चों ने तो, कईयों ने स्कूल भी नहीं देखा था इस टाइम में, कई बच्चों ने। खैर पर वो वर्क फ्रॉम होम में इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप फीडिंग का तो दिक्कत नहीं है, आप अभी भी टाइम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन हो तो भी, जैसे कि बाहर वर्किंग प्लेस में था, ऐसे ही उसमें भी आपको वो ब्रेक आप ले सकते हो, दैट इज अलाउड। अच्छा सुमन, मैंने अभी अभिमन्यु का जिक्र आया। अभिमन्यु की कहानी हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जब वो गर्भ में था तभी उसकी प्रोग्रामिंग एक हो गई। तो अगर माँ अगर अवेयर हो तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए भी प्रोग्रामिंग कर सकती है बच्चों की? बिल्कुल कर सकती है। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, और मेरे हिसाब से इसकी नॉलेज सबको होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमें आगे का फ्यूचर बनाना है। मैं बहुत से एग्जाम्पल ऐसे मेरे पास हैं, जिनमें से एक मेरी बहुत क्लोज हैं, और उनके साथ, अब जैसे आपने अभिमन्यु का एग्जाम्पल दिया इन पॉजिटिव वे, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं, पर मैं आज नेगेटिव का इसीलिए मैसेज देना चाह रही हूँ कि देखिए क्या क्या हो सकता है सोचने से। एक मेरे पास एक ऐसी मदर का एग्जाम्पल है, वो बहुत, उनका जब मैरिज हुई, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड अपने मैरिज से, कुछ प्रॉब्लम रही होगी। देखिए विचारों की भिन्नता तो होती है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो उसके हर चीज़ में ये था कि उसने एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो इसी दौरान उसको प्रेगनेंसी हो गई। अब प्रेगनेंसी के बाद वो उस बच्चे को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। जब मेरी उनसे बात हुई, अब वो बच्ची बड़ी है, तो जब मैंने पूरी उनसे हिस्ट्री ली, तो उन्होंने बताया, हाँ मैं बहुत कर्ज करती थी अपनी बच्ची को कि क्यों आई मेरे गर्भ में। और आप ये सोचिए, उसके बाद उनका अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो बच्ची जब बॉर्न हुई, जब पैदा हुई, उसके बाद मदर ने अपना फीड भी नहीं दिया। एक तो पूरे वूम में पूरे 9 मंथ वो उसको पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे पाई किसी भी कारणवश, और दूसरा उसके बाद मदर फीड भी नहीं दिया। तो वो जो इमोशनल टच था, इमोशनल जो बॉन्डिंग थी, वो भी नहीं हो पाई। तो जब छोटी थी बच्ची, तब तो कोई नहीं समझ पाया उसको, लेकिन जैसे धीरे 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 बड़ी हुई वो बच्ची, तो उसमें कुछ ऐसे चेंजेस नज़र आने लग गए। और इस वक्त वो बच्ची 8 साढ़े 8 साल की है, लेकिन वही जो मम्मी कहती थी कि उनको इनसिक्योरिटी थी अपने फ्यूचर की, अपने कैरियर की, एज वेल एज अपने हस्बैंड की। तो वो बच्ची इस वक्त कहती है कि मैं बड़ी होके क्या करूँगी। आप सोचिए 8 साल का बच्चा, जब हम 8 साल के थे, हमें तो खेलना कूदना खाना पीना, बस थोड़ा सा होमवर्क करना, इससे मतलब होता था। लेकिन उसको अपने फ्यूचर की चिंता है। कई बार अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी अगर आप मर गए तो मेरा क्या होगा। और मुझे अपना याद आया कि हम तो अपने बचपन में ये सोच ही नहीं सकते थे। तो ये सोच का ही तो असर है उस बच्चे पे। और आप एक बात देखिए, उसको बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने भी कंसल्ट किया उनसे, लेकिन हम बच्चे को दवाई दे सकते हैं, है ना। लोग कहते हैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, कोई हाइपर चाइल्ड उसको बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को भी दिखा लिया, लेकिन हम बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने की आज तक कोई दवाई नहीं है। उसको अगर थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, तो मदर को अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो वही अभिमन्यु वाली जो बात है, ये हम पे डिपेंड करता है कि आने वाले गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसको हम पॉजिटिव रूप से लाएं कि नेगेटिव रूप से, क्योंकि हमारे विचारों का इतना प्रभाव है कि धीरे 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 बच्चा इससे थोड़ा मिलता जुलता एग्जाम्पल मैं देती हूँ ब्रीफ में, कि एक वाइफ की डिलीवरी के टाइम डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो वो हस्बैंड, वो डेथ से ट्रैजिक इफेक्ट जो उसको इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो बेबी पे असर आता है, क्योंकि वो बेबी को इग्नोर करता है, निगलेक्ट करता है कि इससे मेरी लविंग पार्टनर खो गई। तो वो इतना ज़्यादा उसको इग्नोर करता है कि वो बच्चा बोलता ही नहीं है इतना बड़ा होने तक, जबकि उसकी स्पीच है, लेकिन वो कुछ भी, मतलब इंट्रोवर्ट सा बन जाता है, इमोशनली इतना वीक है ना। कितना फर्क पड़ता है इन बातों का कि फैमिली सपोर्ट चाहिए। ऐसे कंडीशंस में ऐसे कुछ भी अनहोनी हो सकती है कभी भी, तो उसमें कितनी सपोर्ट की जरूरत है। जो पेरेंट्स बनते हैं या जो माँ होती हैं, उनके पास कितनी जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छे बच्चे का, उसका मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कितना वो करवा सकती है। और अगर सजग नहीं है, अगर मिस्टेक करती है, तो कितना नुकसान हो जाता है। दर्शकों, ये बात समझनी कितनी इम्पोर्टेंट है। एक माँ होना, एक पेरेंट बनना एक जिम्मेदारी वाली बात है। बस
बायोलॉजिकली पेरेंट्स बन जाना या माँ बन जाना काफ़ी नहीं है, उसके साथ जो सटल एस्पेक्ट्स हैं, हमें मेंटली अपने आप को कैसे रखना है, इमोशनली कैसे रखना है, स्पिरिचुअली कैसे रखना है, इनका भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर, बच्चे के लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा भविष्य में मेंटली कितना स्ट्रांग होगा, इमोशनली कितना बैलेंस्ड होगा, इंटरनली वो कितना स्टेबल होगा, यह सब निर्भर करता है कि उसको उसकी पेरेंटिंग छोटे में, गर्भ में और दूध पीते समय माँ के द्वारा, पिता के द्वारा क्या क्या हुई। तो हमें जीवन में इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हम बच्चे को क्या दे रहे हैं। जिम्मेदारी को समझना है और बेस्ट देना है। ध्यान, सात्विकता, सकारात्मक माहौल, आध्यात्मिकता, इन सभी को जितना हम जीवन में आत्मसात करते जाएंगे उतने बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। सुमन मैम, बच्चे को अच्छा फीड कराने के लिए माँ को किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए? देखिए डॉक्टर रंजन, भोजन की तो बहुत अच्छी आवश्यकता है माँ को, क्योंकि वो फीड दे रही है। और इसलिए हमारी जो किताबों में भी लिखा है और सबने देखा भी है, ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कैलोरी से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि किस तरह का फूड हम माँ को दे रहे हैं। एक्चुअली 3 तरह का फूड होता है हमारा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर विचार का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, तो हमें फूड देते वक्त ये भी जो मदर खुद ले रही है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि फूड सिर्फ फूड नहीं है। फूड जो है दैट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइब्रेशन, फुल ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी। तो हमें मदर को हाई फ्रिक्वेंसी का फूड देना है। और हाई फ्रिक्वेंसी के फूड में, जैसे मैं वेजिटेरियन पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं वेजिटेरियन डाइट प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में हमारा सब कुछ होता है। प्रोटीन है, फैट है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं। बस हमें ये कैलोरी कितनी कैलकुलेट करनी और कैसे देनी है वो हमें देनी होती है। मैं ये कहूँगी सिर्फ ये नहीं है कि हमने कैलोरी दे दी या हमने उसको शाकाहारी फूड दे दिया, हमें ये भी देखना है क्योंकि बनाते वक्त बनाने वाले की स्टेट क्या है, वाइब्रेशन क्या है। दूसरा, उसने जो बनाया फिर हमने खाया किस वाइब्रेशन से खाया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आप ये समझिए, जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा है हमारे मम्मी पापा और दादा नानी जब सब इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते थे तो जल हाथ में लेते थे और वो जल हाथ में लेकर आचमन करते थे और फिर उसको बाद भोजन ग्रहण करते थे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने जब अपने इष्ट देवता देवी को याद किया और याद करने के बाद हमने अपने वाइब्रेशंस उस पानी में डाले और उस पानी में डालकर फिर हम उस भोजन को भी भगवान का थैंक यू करके अन्नम ब्रह्मम बिल्कुल फिर हम खा रहे हैं। तो भोजन में सात्विक तो रखना ही है, लेकिन सात्विक के अलावा कैसे भोजन बना है, किस वातावरण में बना है और कैसे हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल पार्ट प्ले करते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि हमारी रसोई तो एक मंदिर की तरह होनी चाहिए जहाँ पर खाना बनाया जाता है और हम सब खाते हैं। तो अगर हर घर में अपनी रसोई मंदिर की तरह बन जाए तो हाई एनर्जी फूड हर माँ को मिलेगा और वही हाई एनर्जी फूड आगे बच्चे। मैं यहाँ कहूँगी कि हमारे जो इंडियन फूड है ना, बहुत बिल्कुल पूर्ण संपन्न है, सब कुछ है। मतलब मैं इतनी जगह ट्रैवल किया है, पर वो जो सैटिस्फैक्टी फैक्टर है जो इंडियन फूड्स में है ना, सब कुछ है इसमें। आप ये देखिए ना, जो 56 भोग होते थे, हाँ बिल्कुल, सब वेजिटेबल्स ही तो थी, हाँ है ना। तो बस इसके ऊपर ये है कि वो बैलेंस्ड डाइट चाहिए एक जो लैक्टेटिंग मदर है उसके लिए। पर जहाँ 3 बार हम कहते हैं मील, तो वो 6 बार लें, वो हर बार बीच में कुछ ना कुछ हेल्दी स्नैक भी लेते रहे और पूर्ण कैलोरीज ले, ताकि उनकी मिल्क प्रोडक्शन भी, अपनी बॉडी फंक्शंस भी, मिल्क की क्वालिटी भी, क्वांटिटी, वॉल्यूम, सब कुछ। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, मतलब फूड अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है। अब माँ अगर फूड ले रही है, खा रही है, सात्विक भी खा रही है, बना हुआ भी अच्छा है, लेकिन अगर टीवी में कोई एग्रेसिव सा कुछ ऐसा सीरियल चल रहा है और उसके साथ खा रही है
तो उसकी तो हम कहते हैं डाइनिंग टेबल के पास तो ये होना ही नहीं चाहिए टीवी। बिल्कुल टीवी क्या, कोई बात भी आप आपस में भी इस तरह की ना करें जो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो। आप अच्छी बात करें या कुछ सॉफ्ट म्यूजिक लगा दें जिससे कि आपको वो जो खाना आप खा रहे हो वो बॉडी को भी अच्छे से लगे। हमें लगता है बचपन में हमें खेल खेला करते थे जिसमें कुछ ऐसा था कि एक थाली में से सब खा रहे हैं लेकिन किसी के दांत नहीं दिखेंगे, चुपचाप खाना है, और जिसके दांत दिख गए वो दूसरे को अपनी थाली में से खिलाएगा। तो मुझे लगता है शायद इसके पीछे यही कंसेप्ट था कि चुपचाप खाना है, अपने इष्ट देवता और देवी को याद करके खाना है ताकि वो हाई एनर्जी फूड हमने आए। भोजन करते वक्त हमें कोई दूसरी बातें नहीं करनी, खास तौर से नेगेटिव बातें, नेगेटिव कोई सीरियल्स में तो नेगेटिव और वायलेंस और वो सब ही चलता है, और हर घर में आप देखोगे कि टीवी चल रहा होता है जब डाइनिंग टेबल पे खाना चल रहा होता है। तो यही अवेयरनेस हम पहुंचाना चाहते हैं सब तक कि जब खाना खाएं तो एक रिलैक्स्ड पीसफुल माइंड से, और आप क्या खा रहे हैं, अगर आप कुछ टीवी में ध्यान है तो आप क्या खा रहे हैं आपको शायद पता भी नहीं होगा कि उसका टेस्ट कैसा था। आप एक बार टेस्ट लेके तो देखें, बस याद करके और उसको चबा के उसका टेस्ट का आनंद लें। हैं, जब सीरियल देखते हुए देखते हैं ना सीरियल को समझ पा रहे हैं ना खाने का आनंद ले पा रहे हैं। तो दोस्तों मैसेज क्लियर है, डाइनिंग टेबल के पास टेलीविज़न ना हो या डाइनिंग के समय, भोजन के समय टेलीविज़न ऑन ना हो। भोजन को दिव्यता के भाव के साथ, सकारात्मकता के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ हम ग्रहण करें। भोजन बनाने वाली जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो प्रेम भाव के साथ अगर वो ध्यान की अभ्यासी हैं तो सर्वोत्तम है। भोजन बनाने से पहले ध्यान करके, अगर चाहे वो ध्यान 5 मिनट का ही क्यों ना हो, अगर हम एक सकारात्मक मनोदशा में आकर फिर भोजन बनाते हैं तो भोजन में भी वो वाइब्रेशन जाएगा। तो भोजन बनाते समय हमारी मनोदशा कैसी है, भोजन करते समय हमारी मनोदशा कैसी है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। उस भोजन में कैसे वाइब्रेशन है, उस भोजन को जो ग्रहण कर रहे हैं, जो माँ जो फीड कराएगी उसके भोजन में किस प्रकार के वाइब्रेशन जा रहे हैं। सुमन मैम, माँ के दूध का बच्चे की इम्यूनिटी, शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, माँ का दूध तो सर्वोत्तम है ही, और उसमें वो सब कुछ है जो बच्चे को हमें डेवलप करने के लिए चाहिए। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक विटामिन ए का एंटी इन्फेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसके अलावा और सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, सारे अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे की या बड़े की इम्यूनिटी प्रोटीन की वजह से होती है। तो माँ के दूध के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं। वो केसीन जो है, जो ईजिली डाइजेस्टिबल भी है और साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो इम्यूनिटी अगर हम माँ का दूध देते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदे हैं, बल्कि कई केस हमने ऐसे देखे हैं, और ये तो बिल्कुल आर्टिकल्स भी हैं इस पर, कि जिन्होंने माँ का दूध ना देकर कुछ आर्टिफिशियल मिल्क दिया शुरू से, तो लॉन्ग टर्म में उनमें से कुछ लोगों को अस्थमा होने के बहुत चांसेस होते हैं। अस्थमा होता है, इसके अलावा एक्जिमा काफ़ी लोगों को है। और होता क्या है कि जैसे आर्टिफिशियल मिल्क दे दिया किसी को, तो उनको ना पूरा कंसंट्रेशन नहीं पता होता कि हम कितने में क्या मिलाना है। तो जैसे हमारा होता है कि हम 25 ml के अंदर 1 स्कूप डालते हैं, जो आर्टिफिशियल जो ड्राई मिल्क होता है। अब वो कि बच्चा पी रहा है तो वो उसको ज़्यादा डाल देते हैं। तो कई बार देखा गया बच्चे ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं। अब ओबेसिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बच्चे में हो जाती हैं। और इम्यूनिटी तो देखिए ऐसी चीज़ है कि जिसको, जैसे मैंने सोच का, हर चीज़ का आपको बताया कि उसका तो असर हो गई। इम्यून सिस्टम है क्या, आप देखिए, अगर हमें यहाँ चोट लगती है या कहीं भी लगती है, कैसे हमारे बॉडी की WBC सेल्स वहाँ आ जाते हैं, कैसे हमारी मेमोरी सेल को पहले पता होता है कि ये चीज़ पहले हो चुकी है। तो जैसे कंप्यूटर में फाइल नहीं होती है कि एक इन्फेक्शन हुआ तो फटाफट उसमें से सेल्स आके उसको ख़त्म करेंगे। अब अगर दोबारा वो इन्फेक्शन होता है तो वो कंप्यूटर देखेगा कि उस फाइल को खोलूँ या दूसरी को, है ना। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये WBC जो एक्ट करती हैं, और ये सब जो रोल होता है प्रोटीन से होता है, जो माँ के दूध में वैसे इतनी मात्रा में है जितना हमें चाहिए। और अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। जैसे आप देखिए,
ये यूनिवर्स है ना पूरा, यहाँ पे सन भी है, अर्थ भी है, और भी सब कुछ, प्लैनेट्स, सब कुछ है इसमें। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर है, जिसमें हार्ट जो है वो सन की तरह है, और बाकी सारे ऑर्गन्स जो है ना वो प्लैनेट की तरह है। एक मिस्टर बॉर्न थे जिन्होंने ये चीज़ बताई थी, और उन्होंने ये बताया कि जितना हार्मोनियस होगा, जैसे अर्थ का रिलेशन है सन से, ऐसे ही बाकी सारे ऑर्गन्स का रिलेशन है हार्ट से। तो जितनी हार्मनी होगी हमारे हार्ट की बाकी ऑर्गन्स के साथ, जैसे बाहर सोलर सिस्टम में, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। हार्ट कोहेरेंस। यस, और जितना वो इम्यूनिटी डेवलप होगी, उतना ही बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की पावर की वो फाइट कर सकता है उसके लिए। और वो हार्ट की पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा हार्ट के कोऑर्डिनेशन में सारे ऑर्गन्स हैं, कि हार्ट को सेंटर मान के और सारे ऑर्गन्स उसके आसपास काम कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हार्ट कैसे काम करेगा? थॉट प्रोसेस पे। और थॉट प्रोसेस कैसे स्ट्रांग होंगे? मेडिटेशन से। तो सारी चीजें, मतलब हमारा मेडिटेशन अल्टीमेटली इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका बहुत इम्यूनिटी पुअर होती है, उसकी अपनी इम्यूनिटी नहीं होती। तो जैसे ही मदर को जो भी कोई इन्फेक्शन होगा, उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे वो भी मिल्क में जाएंगे। जो बेबी को इन्फेक्शन होगा, बेबी को भी सब उठाते हैं उस वक्त, जो बेबी को कहीं से भी इन्फेक्शन होगा तो वो भी जब माँ नेक्स्ट फीड करती है वो भी उसको कैच करके उसके एंटीबॉडीज भी बना के मिल्क में देती है। कितना है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा। मैं एक और बात बताऊं कि कहते हैं टेस्ट कैसा है, तो उसको कहा गया कि वेरी स्वीटेंड आमंड का जैसे टेस्ट होता है, बादाम का जैसा टेस्ट, या किसी ने कहा क्यूकम्बर के जैसा टेस्ट। तो खैर अलग अलग सबका परसेप्शन हो सकता है कि मदर मिल्क का टेस्ट कैसा होता है। बाकी इम्यूनिटी बच्चे की बहुत अच्छी डेवलप होती है, क्योंकि माँ उसको एंटीबॉडीज़ देती रहती है, जो भी इन्फेक्शन से बेबी आए संपर्क में या माँ आए, तो ऐसे ही उसकी इम्यूनिटी। और मिल्क जो है वो स्टमक की लाइनिंग सी बना देता है, ताकि और कुछ भी जो इन्फेक्शन अंदर एंटर भी कर जाए तो वो स्टमक की वॉल में एकदम इजीली नहीं इफेक्ट कर सकता बेबी को। वो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना देता है। ये जो मैम कह रहे हैं बहुत ही सुंदर पॉइंट कह रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब जैसे हम एनिमल मिल्क को देते हैं तो उससे एलर्जी हो जाती है बच्चे के इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो डेवलप नहीं होता पूरा, सब में नहीं होती, चाहे थोड़े से में होती है। अब वो इन्फेक्शन हुआ तो वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग को ब्रेक करेगी, और मदर फीड में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, कभी कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ ही नहीं है कि आज तक मदर फीड से किसी को एलर्जी हो जाए। तो मदर फीड तो बेस्ट आहार है ही है, और इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सब चीज़ों का जो आधार है ना हमारी सोच है, सोच से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उस मदर की अपनी सोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे एनवायरनमेंट में कुछ भी होता रहे, लेकिन अपनी सोच को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। कहते हैं एक टिपिकल स्मेल होती है बेबी को, जो मिल्क कहाँ है, मदर कहाँ है, थोड़ा उसको भी पता रहता है, वाइब्रेशंस तो वो भी कैच करता है। हाँ बिल्कुल, उनको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है बॉन्डिंग के वजह से, कि मदर के वो मिल्क का स्मेल भी वो करके डिटेक्ट भी कर पाता है कहाँ है माँ उसकी। माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, और माँ किस प्रकार से दूध दे रही है, पिला रही है, बहुत निर्भर करता है माँ की मनोदशा पर, और माँ जिस माहौल में है उस माहौल पर, माँ के भोजन पर। माँ जो भोजन ले रही है उस भोजन को बनाने वाले की मनोदशा पर, वो भोजन किस प्रकार बनाया जा रहा है और उस भोजन को माँ किस प्रकार से ग्रहण कर रही है। जीवन के बहुत सारे आयाम जुड़े हुए हैं एक बात से, माँ का दूध किस क्वालिटी का हो। हमें फिजिकल क्वालिटी, बायोलॉजिकल फैक्टर को तो ध्यान में रखना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल फैक्टर और स्पिरिचुअल फैक्टर का भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम इन सभी का ध्यान रखते हैं तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, माँ और बच्चे में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, और वो ये बच्चा जो स्वस्थ विकसित होता है तो ये भविष्य में भी बेहतर रहेगा। उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट ऑप्टिमम होगा। इन सभी बातों का
हम ध्यान रखें। पीएमसी हिंदी प्रयासरत है हर घर में सकारात्मकता लाने के लिए, आध्यात्मिकता लाने के लिए। हर घर में ध्यान हो, हर घर में स्वस्थ इंसान हो, और स्वस्थ होने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना है। आज के एपिसोड में हमने मदर फीड, ब्रेस्ट फीड के पहलू को जाना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा पीएमसी हिंदी चैनल। और यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू किरण मैम। Thank you so much for having me.